हेलो फ्यूचर टीचर्स, वेलकम टू आवर चैनल बिकम टीचर। आज हम लोग प्रीवियस ईयर सीरीज़ बिहार बीएड के लिए जो प्रीवियस ईयर सीरीज़ चल रही है उसमें 2018 के जीके और जीएस के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जीके और जीएस आपका बहुत बड़ा पार्ट कवर करता है, तो इसको आप लोग बहुत ही ध्यान से पढ़ाई करोगे, है ना। आपके 40 मार्क्स का होता है, तो जिसमें जीके जीएस में आपके करंट अफेयर्स से लेकर साइंस के क्वेश्चन और सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन आपको मिलते हैं। हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सबके क्वेश्चन इंक्लूड रहते हैं। तो अब अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। जो हमारी रेगुलर क्लासेस चल रही हैं उसके लिए आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, इसके लिए आप सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन को भी दबा देंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज के अपने क्लास को शुरू करते हैं। ये 2018 में पूछा गया आपका पहला क्वेश्चन है जीके का, है ना। एक नॉटिकल मील कितने किलोमीटर के बराबर होता है? ये बहुत ही सामान्य क्वेश्चन है ना। ये टू द पॉइंट क्वेश्चन है। अब आप नॉटिकल मील को कितने किलोमीटर के बराबर होता है, ये सारे क्वेश्चन को आपको साइंस में या तो पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो आपको इसको याद ही करना पड़ेगा, है ना। जो कॉमन क्वेश्चन होते हैं उनको हम लोग याद कर लेते हैं। बाकी तो अगर हमारा साइंस मजबूत है, हमने साइंस अच्छे से पढ़ा है, तो ये सारी चीज़ें हल हो जाती हैं। तो एक नॉटिकल मील जो होता है वो कितने किलोमीटर के बराबर होता है? तो देखिए 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है एक नॉटिकल मील, है ना। अब ये नॉटिकल मील कब काम आता है ना। ये नॉटिकल मील कब काम आता है, क्या आपको पता है? नॉटिकल मील क्या होता है, ये कब काम में लाया जाता है नॉटिकल मील? इसके लिए आपको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा और फिर मुझे बाद में वीडियो के अंत में आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर रिसर्च करके नॉटिकल मील के बारे में मुझे बताएंगे। चलिए, बी ऑप्शन सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। जहाँ तक सूर्य से दूरी का प्रश्न है, पृथ्वी किन के बीच आती है ना। पृथ्वी किन के बीच आती है? तो ये हमारे भूगोल का क्वेश्चन है ना। तो पृथ्वी देखिए आपका एक हमारा सौर मंडल का मैं फिगर बनाऊंगी, ठीक है। क्या सौर मंडल के फिगर से आप लोग इसको और क्लियरली समझ पाओगे, ठीक है। तो देखिए हमारा जो सन होता है वो यहाँ का हिस्सा मान लीजिए सन का है, ठीक है। ये हमारा सन है। अब इसके बाद सन का मैं ऐसे ऐसे फिगर बना देती हूँ ताकि समझ में आएगा। इसके जस्ट जैसे पास में बहुत पूछता है ना, सबसे जो सूर्य के नज़दीक ग्रह है वो कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बुध आ जाता है। क्या आता है? बुध ग्रह। फिर बुध के जस्ट बाद, ठीक है, इसके बाद आपका शुक्र ग्रह आ जाता है। कौन सा? शुक्र ग्रह, ये वाला है ना पोर्शन। फिर शुक्र के बाद हमारी आ जाती है पृथ्वी, है ना। हमारा अर्थ आ जाता है। तो देखिए अर्थ और शुक्र ग्रह को एक दूसरे का जुड़वा बहन भी बोला जाता है और पास पास में ही है। और इसके जस्ट बाद मंगल ग्रह आ जाता है, ठीक है। कौन सा? मंगल ग्रह आ जाता है। यहाँ पे आपका शुक्र, यहाँ पे अर्थ और यहाँ पे मंगल। इसके बाद मंगल के बाद आपका बृहस्पति यहाँ पे आता है, ठीक है। यहाँ पे बृहस्पति आ जाएगा और उसके बाद आपका शनि आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका यूरेनस आ जाएगा, ठीक है, यूरेनस। और फिर आपका नेपच्यून और फिर प्लूटो आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ना कि यहाँ पे शुक्र है और यहाँ पे मंगल है, मार्स है ना। तो अर्थ जो है वो वेनस और मार्स के बीच में है, शुक्र एवं मंगल ग्रह के बीच में है। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक किसका एटॉमिक नंबर है
है ना। अब देखो ये भी आपके साइंस का क्वेश्चन है, अगर आपने साइंस पढ़ा है तो इसका जवाब देंगे। लेकिन देखिए जनरली हम लोग इस टाइप के एलिमेंट्स को इग्नोर कर देते हैं। साइंस पढ़ते वक्त इस टाइप के एलिमेंट्स को हम लोग क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। लेकिन आपको इग्नोर नहीं करना है ना। हाशियम है ना। इसका एटॉमिक जो नंबर होता है वो याद रखेंगे 108 होता है। मिंटेरियम है, मिंटेरियम का एटॉमिक नंबर 109 होता है। डर्मेस्टेटियम, इसका एटॉमिक नंबर 1110 होता है, 110। और आपका सिबोर्जियम का 106 होता है। तो अब देख ही रहे हो कि इन चारों में से अगर कंपैरिजन किया जाए तो डर्मस्टेंटियम का सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर है। तो इस हिसाब से आपका सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 59 कहता है सामान्य स्थिति में पानी किस तापक्रम पर उबलता है। ये बहुत बार पूछा जाता है ना, फ़ारेनहाइट स्केल, सेल्सियस स्केल के बारे में, केल्विन स्केल के बारे में। तो यहाँ पे देखिए सब में एफ लगा हुआ है, तो आपको फ़ारेनहाइट स्केल में जवाब देना है। हम लोग जनरली जो जानते हैं सेल्सियस स्केल में कि 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी हमारा उबलता है ना। लेकिन अब 100 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में कितना होता है ना, ये आपको बताना है। तो देखिए 100 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो फ़ारेनहाइट स्केल पे 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। वही अगर सेल्सियस में क्या हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस। इसी क्वेश्चन का सेल्सियस में आंसर 100 डिग्री हो जाएगा। और देखिए ऑप्शन में भी आपको दिया है, तो अगर आप क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो आपका आंसर गलत जा सकता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन है, क्योंकि फ़ारेनहाइट स्केल में आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है सामान्य मानव शरीर का तापमान कितना होता है। अब देखिए यहाँ पर भी आपसे उल्टा क्वेश्चन है। अगर हम लोग थर्मामीटर की बात करते हैं तो उसमें हम फ़ारेनहाइट स्केल पे अपना टेम्परेचर मापते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे आप सेल्सियस में देख रहे हो, तो सेल्सियस में आपको ध्यान रखना होगा कि हमारे मानव शरीर का सामान्य जो तापमान होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कहीं कहीं आपको 36.9 समथिंग मिल सकता है, लेकिन हम लोग लगभग 37 डिग्री सेल्सियस ही बोलते हैं, या फिर 37 डिग्री से अधिक भी मिलता है ना, 37 दशमलव समथिंग आंसर रहता है। तो वो यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए आपका 37 डिग्री क्लियर आंसर है, हो जाएगा। ठीक है। वहीं अगर फ़ारेनहाइट की बात की जाती है तो मनुष्य के शरीर का जो तापमान होता है वो कितना होता है, सामान्य तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है। याद रखेंगे फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री, जो कि हम लोग सामान्य में 98 बोलते हैं, है ना। गर्मी के दिनों में तो 99 को भी सामान्य में ही रखा जाता है। तो इसका आंसर बी हो जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए 1 गैलन कितने लीटर के बराबर होता है। अब 1 गैलन कितने लीटर के बराबर होता है, ये भी आपको मापतौल का चीज़ है ना। आपको अच्छे से एकदम एग्जैक्ट याद रहेगा तभी आप बना पाओगे, है ना। तो 1 गैलन लीटर कितने लीटर के बराबर होता है, 1 गैलन कितने लीटर के बराबर होता है। तो याद रखेंगे 4.546 लीटर, जो हमारा ए ऑप्शन है उसमें आपका आंसर छुपा हुआ है। तो 1 गैलन आपके कितने लीटर के बराबर होता है, तो 4.546 लीटर। गैलन से हम लोग क्या मापते हैं, बहुत सारे लिक्विड्स को मापते हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि इसमें लिक्विड्स को मापा जाता है ना, लीटर में भी लिक्विड्स को मापा जाता है। तो ए हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है 2 गैमेट के विलय से एक कोशिकीय संरचना का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं। यहाँ पे देखिए गैमेट है ना। अब इस गैमेट, जब 2 गैमेट मिलते हैं, आपके बायोलॉजी का क्वेश्चन है, तो एक कोशिकीय संरचना का निर्माण होता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग जाइगोट बोलते हैं। ये जाइगोट क्या होता है ना, ये एक युग्मज होता है। ठीक है। क्या करता है कि ये निषेचन के दौरान, है ना, जो नर और मादा के मिलने पर एक निषेचन की प्रक्रिया होती है, तो वही 2 गैमेट मिलकर एक जाइगोट का निर्माण करते हैं।
ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाता है। इसके बाद आपके निषेचन की प्रक्रिया जाइगोट बनने के बाद और आगे प्रोसेस बढ़ता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है, संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और देखिए आपके परीक्षा में यूएसए से संबंधित क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलते हैं, है ना। हर ईयर में आपको संयुक्त राज्य अमेरिका से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलता है। तो आप ज़रा इनके राष्ट्रपति या फिर इनकी जो फेमस घटनाएँ हुई हैं, जैसे कि जापान पे परमाणु गिराना इनके द्वारा, है ना, या फिर जापान पे ही गिरना, ये सारे क्वेश्चन भी आते हैं एग्ज़ाम में। तो आप ध्यान रखोगे, थोड़ा सा यूएसए के करीब से क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाते हैं। तो यहाँ के प्रथम राष्ट्रपति जो हैं वो कौन है? जॉर्ज वाशिंगटन है ना। इन्हीं के नाम पे यहाँ की राजधानी का नाम भी रख दिया गया है ना। क्या हो जाएगा? वाशिंगटन डीसी। तो जॉर्ज वाशिंगटन संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ये क्लीमेंट एटली थे, है ना। अगर ये नहीं रहते तो हमें आज़ादी कुछ और पोस्टपोन, मतलब कुछ और दिनों बाद ही मिलती, है ना। इन्होंने ये वादा किया था कि अगर आप लोग संविधान बनाते हैं अपना, है ना, तो हम आपको आज़ाद कर देंगे, है ना। ये उस वक्त इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। तो इनके द्वारा अगर आप लोग ये मानते हो कि हमारा थोड़ा आज़ादी का जो समय था वो बढ़ सकता था, लेकिन इन्होंने एक शर्त रखी और उस शर्त को हमारे देश के लोगों ने पूरा किया, संविधान की रचना की, है ना, एक कमेटी बनाई, ये सारे प्रोसेस को जब पूरा किया तो इन्होंने अपना वादा भी पूरा कर लिया और भारत की आज़ादी पे हस्ताक्षर, जो कागज़ का समझौता हुआ, हस्ताक्षर हुए, उन्होंने इसमें अपना योगदान दिया क्लीमेंट एटली के द्वारा। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत के संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बार बार पूछता है। देखिए संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष, यहाँ पे अस्थाई नहीं पूछा गया है, न ही अस्थाई पूछा गया है। मतलब कि सबसे पहले जो अध्यक्ष बन गए उन्हीं का नाम आपको बताना है। वे अस्थाई थे कि अस्थाई थे ये आपको नहीं बताना है। तो देखिए सबसे पहले जो संविधान सभा के अध्यक्ष बनाए गए थे, भले वे अस्थाई थे, वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन था? सच्चिदानंद सिन्हा थे। ये पहली बार ही अध्यक्ष बनाए गए थे, भले कि अस्थाई रूप में बनाए गए थे। फिर अस्थाई रूप से, है ना, अस्थाई रूप से आपके अध्यक्ष कौन बने थे, है ना। अस्थाई इनके बाद जब बने तब राजेंद्र प्रसाद का नाम आता है। तो इनसे दो क्वेश्चन बनता है, एक तो ये अस्थाई के नाम से भी क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, है ना, ये भी आता है सच्चिदानंद सिन्हा। और ये आता है कि अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद हो जाता है ना। अस्थाई तो अस्थाई सच्चिदानंद, अस्थाई राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। वहीं बात करते हैं तो ये भीमराव अंबेडकर के बारे में मैंने बार बार बताया है कि वे क्या थे, है ना। वे आपके प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। वही जेबी कृपलानी के बारे में भी मैंने बार बार बताया है। क्या थे बताएंगे आप लोग? आचार्य जेबी कृपलानी का नाम कहाँ पर आता है? ये हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष के नाम से सामने आते हैं, आचार्य जेबी कृपलानी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, म्यांमार देश की राजधानी कहाँ है? ये मैंने पहले भी करा रखा है ना, तो अगर आपने पढ़ा है तो ज़रूर आप आंसर करेंगे। म्यांमार देश की राजधानी, देखिए पहले म्यांमार का नाम क्या था? वर्मा था। क्या था? बर्मा था। ये क्या हो रहा है? चलिए म्यांमार देश की जो राजधानी थी वो पहले उसका नाम बर्मा था, है ना। और उस वक्त उसकी राजधानी जब बर्मा था तो रंगून हुआ करती थी। बाद में अभी रंगून की जो नाम रख दिया गया है वो यंगून रख दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि अभी के बारे में ये क्वेश्चन है, ठीक है। पहले तो म्यांमार देश की जो नाम था वो बर्मा था और उसकी राजधानी रंगून हुआ करती थी, लेकिन ये क्वेश्चन अभी का है। तो अभी, है ना, म्यांमार देश की राजधानी जो है आपका
न्यायपीठा है ना, ये क्या है, न्यायपीठा, ऐसे आप बोलोगे, है ना। तो सी ऑप्शन सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। राज तरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन हैं? देखिए, राज तरंगिणी पुस्तक बहुत ही फेमस है, जिसमें कश्मीरी इतिहासकार ने ये इसको लिखा है, और उनका नाम क्या है, कल्हण, है ना। कल्हण के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, याद रखेंगे, जिसमें पूरे कश्मीर का इतिहास लिखा गया है। वे एक कश्मीरी इतिहासकार थे और उन्होंने अपने इस ग्रंथ में उस वक्त की सभी राजाओं की, है ना, कहानी लिखी है। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए सही हो जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस किस दिन मनाए जाते हैं? यह आर्द्र भूमि दिवस क्या है? देखो, ये हमारे किसी भी देश के लिए बहुत अच्छी जगहों में माना जाता है। आर्द्र भूमि का मतलब होता है कि एक ऐसी भूमि जहाँ पे हर तरीके के जानवर पाए जाते हैं, डाइवर्सिटी पाई जाती है, पेड़ पौधे पाए जाते हैं, मनुष्य, मतलब कि ऐसी जलवायु जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा किस्में दिखाई देंगी, है ना। हमारी प्रकृति की सबसे ज़्यादा किस्में वहाँ पे दिखाई देंगी, पेड़ पौधे से लेकर जीव जंतु से लेकर मनुष्य तक। तो ये आर्द्र भूमि बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। वहाँ की ज़मीन उपजाऊ होती है, वहाँ पे आप खेती वगैरह करेंगे तो वो ज़्यादा हमको फ़ायदेमंद रहती है। तो ये आर्द्र भूमि हमारे जहाँ भी पाई जाती है देश में, तो वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मानी जाती है। तो देखो, आर्द्र भूमि दिवस हमारे 2 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। ये 2 फरवरी को क्यों मनाया जाता है? देखिए, क्यों मनाया जाता है। ये क्या है कि आर्द्र भूमि का मतलब होता है वेटलैंड, गीली जगह, है ना। और ये जो घटना हुई थी, मतलब मनाने की घटना हुई थी, ये एक समझौता हुआ था। किसके किसके बीच में? ईरान से हमारे भारत के बीच में, वहाँ पे एक समझौता हुआ था। और ये कब हुआ था? तो हमारे 2 फरवरी 1971 को हुआ था, जहाँ पे आपको रामसर, है ना, रामसर जगह है ईरान का, वहाँ पे ये समझौता हुआ था। कभी कभी इसको रामसर साइट भी बोला जाता है ना, आर्द्र भूमि को रामसर स्थल भी बोला जाता है। रामसर स्थल इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये समझौता वहीं पर हुआ था, तो ये प्रसिद्ध भी है, रामसर शहर में हुआ था। और आर्द्र भूमि दिवस उसी की याद में मनाया जाता है, 2 फरवरी 1971 में जो समझौता हुआ था। तो ऑप्शन ए सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 69 कहता है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु कौन है? बहुत पूछता है ना। तो याद रखेंगे, भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु जो है वो गंगा जी में पाई जाने वाली डॉल्फिन्स है, गंगेय डॉल्फिन्स। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की विषय क्या थी, है ना। तो ये क्या था? 2018 में आपका जो पर्यावरण दिवस मनाया गया था, वो उसकी थीम जो थी वो था प्लास्टिक प्रदूषण को पराजित करो। क्योंकि अब आपको ये ज़रूरत नहीं है, 2018 का ये क्वेश्चन है इसलिए मैंने बता दिया। अब आपसे अगर पूछेगा भी तो इस वर्ष का थीम पूछ लेगा, या फिर ये कब मनाया जाता है पर्यावरण दिवस, ये भी पूछ सकता है। याद रखेंगे, 5 जून को मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। और 2018 के लिए आंसर डी था। लेकिन अगर आपसे 2021 का पूछे, क्योंकि अभी तो जून आया नहीं है, तो अभी तक हम लोग 2021 की ही बात करते हैं। तो 2021 में इसका जो थीम है वो है इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, है ना। क्या है? इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, या कहीं पे आप लोग याद कर लोगे इस चीज़ को, यहाँ पे लिख देती हूँ, इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। मतलब कि ये कहना चाह रहा है कि आप जो पारिस्थितिक तंत्र है उसको फिर से रीस्टोर करो, है ना, फिर से पाओ, ये कह रहा है। तो इकोसिस्टम रेस्टोरेशन 2021 का ये थीम है विश्व पर्यावरण दिवस के लिए, आप याद रखोगे।
हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि जून 2018 में संयुक्त राष्ट्र के अगले अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए हैं। फिर ये 2018 का क्वेश्चन है, तो 2018 के लिए इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा। उस वक्त जो थे आपके वो इक्वाडोर के विदेश मंत्री थे, है ना। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लेकिन अब आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, अब ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा 2021 का, क्योंकि ये जून में हुआ था, है ना। तो 2021 में, ये जून में होता है, तो अभी तो जून आया नहीं है। तो उस वक्त ये जो चुने गए हैं वो हमारे मालदीव के विदेश मंत्री चुने गए हैं, याद रखेंगे। यहाँ पे मैं बता देती हूँ कहाँ के, मालदीव के, मालदीव मैंने इसी पे बता दिया है। मालदीव के विदेश मंत्री, उनका नाम भी आप लोग याद रखेंगे, क्या है, अब्दुल्ला शाहिद, है ना। ये चुने गए हैं, ध्यान रखेंगे। ये 2021 के लिए है, ठीक है। 2018 के लिए आपका पहले ही इक्वाडोर के विदेश मंत्री थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में किनके जन्म दिवस पर शिक्षा दिवस मनाते हैं। ये बहुत बार पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है? क्योंकि इसका संबंध शिक्षा दिवस से है ना। शिक्षा से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपके लिए प्रीवियस ईयर का भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रिपीट हो सकता है ना। तो शिक्षा दिवस किनके जन्म दिवस पे मनाया जाता है? तो वो है आपके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस पे मनाया जाता है, जो कब आता है? तो 11 नवंबर को आता है, 11 नवंबर को आता है, 11 नवंबर। अगर आपसे शिक्षा दिवस ना पूछकर शिक्षक दिवस पूछता है तो वो याद रखेंगे कि वे हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पे मनाया जाता है, जो कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को मनाया जाता है, 5 सितंबर को, ठीक है। दोनों आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, दुनिया का सबसे बड़ा दूरबीन किस देश में है? वन लाइनर क्वेश्चन है, याद रखेंगे कि हालांकि आपका स्पेन में है आपका सबसे बड़ा दूरबीन, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं है। इसके हिसाब से सी ऑप्शन सही है, क्योंकि इसके बाद हमारे यूएसए के पास सबसे बड़ा दूरबीन है। तो हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा इसके लिए आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 2018 रैंकिंग के अनुसार कौन सा देश सबसे ज़्यादा असुरक्षित है? देखिए ये जो 2018 में जो लगाई गई थी क्या बोलते हैं उसको, कि पहले से ही बताई गई थी, है ना। एक पहले से बताई जाने वाली चीज़ जो होती है कि ये हो सकता है ना, वही चीज़ इस क्वेश्चन में है कि सबसे ज़्यादा सुरक्षा उस वक्त रैंकिंग में दिखाया गया था जिस वक्त सीरिया नंबर 1 पे था, है ना। कौन था नंबर 1 पे? फर्स्ट नंबर पे सीरिया था, और सीरिया के बाद सेकंड नंबर पे हमारा अफ़गानिस्तान आ रहा था, दूसरे नंबर पे ही हमारा अफ़गानिस्तान आ रहा था, जो कि अब जो उस वक्त ये कयास लगाए गए थे, कयास नहीं, रैंकिंग में ये देखा गया था कि वहाँ पे लोग असुरक्षित है। किससे? तो तालिबान से, है ना। और हमारे सीरिया भी कुछ ऐसे ही जो है स्टेट्स जो चलते हैं इस्लामिक जो अपने बनाए चुके हैं, ISIS जैसे संगठन है उसके अंदर में है। उसी तरीके से अफ़गानिस्तान पर भी तालिबान का भी कब्जा हो चुका है। तो हमारा जो सेकंड नंबर पे असुरक्षित देश था उस वक्त 2018 में, आज वो असुरक्षित क्यों था और उसको तालिबान ने अपना उस पर हक जमा लिया, ये आप देख सकते हो, है ना। ये आपका इस साल का करंट अफेयर्स हो सकता है। इस पे आप लोग ध्यान ये दोगे कि अफ़गानिस्तान का नाम बदल कर क्या रख दिया गया है, ये आपके करंट अफेयर्स में पूछा जा सकता है ना। तो अफ़गानिस्तान का नाम बदल के इन्होंने रख दिया है इस्लामिक अमीरात अफ़गानिस्तान। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, क्या रख दिया है? इस्लामिक अमीरात अफ़गानिस्तान, ये रख दिया गया है। तो ये आपके करंट अफेयर्स के दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। डेट भी आप याद रखेंगे कि इन्होंने कब पूरे देश पे कब्जा किया था। तो ये हमारे
जब हमारे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाई जाती है, यानी कि 15 अगस्त, है ना, 15 अगस्त को, 15 अगस्त 2021 में ये घटना घटी है ना, पिछले साल। तो ये आपके करंट अफेयर्स के लिए मजबूत क्वेश्चन है, इस पे ध्यान दीजिएगा। सी ऑप्शन सही हो जाता है। उस वक्त असुरक्षित था, आज कब्जे में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है ना, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? आंसर क्या हो जाएगा? जब हमारे लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के सदस्यगण मिलकर ही चुनते हैं, तो आंसर आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, ए सही हो जाएगा। मुक्त विश्वविद्यालय निम्न माध्यम से शिक्षा प्रदान करता है। अब देखिए, ओपन यूनिवर्सिटीज़ आजकल बहुत चलन में है ना। किसी को भी ज़्यादा इतना समय नहीं है कि अगर हम जाके पढ़े कॉलेज में, तो वो ओपन यूनिवर्सिटी को ही चुनता है ना। तो देखिए, ये आपको दूरस्थ माध्यम से एक शिक्षा है कि अगर आप दूर बैठे हो तो भी आप ओपन यूनिवर्सिटी से क्लासेस कर सकते हो, है ना। क्लासेस नहीं कर सकते मतलब पढ़ाई कर सकते हो, अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हो अगर आपको रेगुलर क्लासेस नहीं करनी है तो। ठीक है, तो ये डिस्टेंस मोड आप इसका आंसर टिक करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, आचार्य चाणक्य एक गुरुकुल में शिक्षक थे जो डैश में अवस्थित था, है ना। ये आचार्य चाणक्य जो थे वे तक्षशिला विश्वविद्यालय से संबंधित थे, है ना। चाणक्य कहाँ के थे? यहाँ तक्षशिला में जो है वो स्थित था और उसी में ये शिक्षक थे। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, जिसको तक्षशिला विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय अभी भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो ये सारे नाम आपको ध्यान रखने होंगे, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वैशाली। ठीक है, चाणक्य आपके तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षक थे। अच्छा, ये जो है चाणक्य का भी आपको नाम पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर में शायद ये भी पूछा गया था, है ना। तो मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि इनका नाम विष्णुगुप्त है ना। चाणक्य का नाम क्या है? विष्णुगुप्त के भी नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि 3 भाषा सूत्र में क्या अंतर्निहित है ना। देखिए, 3 भाषा सूत्र हमारे बहुत सारे शिक्षा आयोग है, शिक्षा के संबंधित प्रावधान है, उसमें ये हमेशा ये चीज़ दिखाई दिया है कि 3 भाषा सूत्र मतलब क्या है। देखिए, 3 भाषा सूत्र ये है कि आप प्राथमिक स्तर पे बच्चों को उनकी भाषा में पढ़ाइए, है ना। प्राथमिक स्तर से भी थोड़ा सा नीचे ही उनकी अपनी भाषा में पढ़ाइए, है ना। उसके बाद जब वो थोड़े आगे क्लास में बढ़ते हैं, है ना, उच्च प्राथमिक में बढ़ते हैं, तो उन्हें 2 भाषा में पढ़ाइए। ठीक है, एक आपका आधिकारिक जो भाषा है उस पे पढ़ाइए और उनकी मातृभाषा में भी पढ़ाइए। उसके बाद एक आप जो है सेकेंडरी लैंग्वेज पढ़ाइए उनको, है ना, द्वितीयक भाषा, विदेशी भाषा पढ़ाइए कोई भी। तो हमें त्रिभाषा सूत्र जो है वो कहता है कि किसी भी विद्यालय में 3 भाषा की पढ़ाई होनी चाहिए, है ना। आप बच्चों को 3 भाषा की शिक्षा दीजिए। ठीक है, तो ये परीक्षा होनी चाहिए, ये गलत ऑप्शन है ना। सीनियर स्टेज में 3 भाषा का अध्ययन अनिवार्य होना चाहिए, नहीं। अनिवार्य का कहने का मतलब ये नहीं है ना। बच्चे को 3 भाषा आप सिखाइए, ये कहना है ना। त्रिभाषा सूत्र का यही मतलब है कि आप बच्चे को 3 भाषा सिखाइए, है ना। तो विद्यालयों में 3 भाषा की पढ़ाई होनी चाहिए, ये कहता है 3 भाषा सूत्र। ये ऑप्शन सही हो जाता है। 79 क्वेश्चन कहता है कि सफ़ेद क्रांति से भारत किस मामले में स्वावलंबी हुआ। देखिए, आपका ये जो है यहीं से संबंधित है, श्वेत, है ना। सफ़ेद क्या होता है? तो सफ़ेद होता है दूध, है ना। तो दूध उत्पादन से संबंधित है आपकी सफ़ेद क्रांति, है ना। दूध उत्पादन से संबंधित है, इसी में ये क्रांति की गई थी भारत को अच्छा बनाने के लिए, है ना। दूध उत्पादन में अच्छा बनाने के लिए ये सफ़ेद क्रांति की गई थी। मत्स्य या फिर मछली उत्पादन में आपकी नीली क्रांति हुई थी। कौन सी? नीली क्रांति हुई थी। वही अनाज का उत्पादन संबंधित है हरित क्रांति से, और भरे जंगल चिपको आंदोलन से संबंधित है ना। यहाँ पे हरित लिख देती हूँ, हरित क्रांति से।
ठीक है, हरे भरे जंगल चिपको आंदोलन उत्तराखंड में जो है बार बार पूछा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन, मॉन्टेसरी का नाम किससे जुड़ा हुआ है? देखिए, मारिया मॉन्टेसरी जो थी उन्होंने एक प्री स्कूल शिक्षा पद्धति दी हुई है। ठीक है, मारिया मॉन्टेसरी ने प्री स्कूल शिक्षा पद्धति दी हुई है। ये कब है कि 2.5 से 6 साल तक के बच्चों के, 2.5 से 6 वर्ष तक के बीच के जो बच्चे हैं उनको ये शिक्षा दी जाती है। और ये मॉन्टेसरी प्रणाली कैसी है? देखिए, ये बहुत ही अच्छी पद्धति है। कहने का मतलब कि ये मॉन्टेसरी पद्धति ने में ये बताती हैं कि बच्चे जो हैं वो आप उनको स्वतंत्रता प्रदान कीजिए, वे अपने से खुद से सीखेंगे, है ना। और उनका जो उसमें विकास होगा वो मनोवैज्ञानिक तरीके से विकास होगा, मॉन्टेसरी ये कहती हैं, है ना। ये मनोवैज्ञानिक शिक्षा को सपोर्ट करती हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस तरीके से इनकी पढ़ाई जो है, इनकी पद्धति जो है किस पे आधारित है? तो मनोवैज्ञानिक शिक्षा पद्धति पे मॉन्टेसरी का जो है वो पद्धति आधारित है। तो ये प्री स्कूल शिक्षा से बच्चे 2 वर्ष से 2.5 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चे आपके प्री स्कूल शिक्षा में ही आते हैं। तो ये ऑप्शन सही हो जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि जिला स्तरीय शिक्षण एवं शिक्षण प्रस्थान डाइट की स्थापना किसमें सुधार के लिए की गई है? देखिए, डाइट का आपको इंग्लिश में मैं लिख देती हूँ, DIET ऐसे लिखा जाता है। सबसे पहली बात कि इसका आपको फुल फॉर्म भी मालूम होना चाहिए, पूछ सकता है। ये होता है डिस्ट्रिक्ट, है ना, क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, है ना, एंड ट्रेनिंग। ठीक है, अब ये जो है हमारे जिला स्तरीय, यहाँ पे मेंशन भी है ना, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट, ये प्रशिक्षण संस्थान यहाँ पे हिंदी में भी दिया गया है इसका फुल फॉर्म, और इंग्लिश में मैंने लिख दिया। इसकी स्थापना जो है हमारे प्राथमिक शिक्षा के लिए की गई है। किसके लिए? हमारे प्राइमरी जो एजुकेशन है उसके लिए की गई है, याद रखेंगे। ठीक है, 1986 से ये लागू है। और ये क्या जिला स्तरीय जो पढ़ाई हो रही है, जिले के जो स्कूल है उसके अंदर में जो स्कूल है वो पढ़ाई कैसी हो रही है, किस तरीके से हो रही है, इसकी देखभाल ये करता है डाइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि वैज्ञानिक स्वभाव का क्या मतलब होता है ना। वैज्ञानिक स्वभाव का क्या मतलब होता है, ये हर आपके क्वेश्चन में पूछता है ना, वैज्ञानिक से संबंधित क्वेश्चन। तो याद रखेंगे कि तर्क के साथ निर्णय लेने का स्वभाव, ये तो सही है। वैज्ञानिक स्वभाव में तर्क आता ही है ना। विज्ञान के अध्ययन में रुचि, देखो रुचि भी रहती है, ऐसा नहीं है कि गलत ऑप्शन है। वैज्ञानिक प्रयोग करने की क्षमता ये भी होता है, और वैज्ञानिक विषय पर बोलने की क्षमता ये भी होता है, लेकिन आपको सबसे अच्छा ऑप्शन चुनना है। देखिए, स्वभाव जो है, नेचर जो है, कब होगा? जब आप तर्क करोगे, है ना। सिर्फ इंटरेस्ट लेने से नहीं स्वभाव बदलता है, या फिर सिर्फ एक्सपेरिमेंट करने से स्वभाव नहीं बदलता है। ठीक है, तो आप जब तर्क करोगे, है ना, तभी ये क्या होता है कि वैज्ञानिक स्वभाव का एक मतलब जो है सामने आता है कि आप तर्क कर रहे हो। ये ऑप्शन आपका सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की खोज नामक पुस्तक के रचयिता कौन है ना। ये हिंदी में लिख दिया है, कुछ लोगों को समझ में भी नहीं आएगा, अगर इंग्लिश में लिखूं तो ज़्यादा समझ लेंगे, है ना। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये अब तुरंत आप लोग समझोगे, है ना। इसके रचयिता जो है वो कौन है? हमारे जवाहरलाल नेहरू ने ये पुस्तक लिखी थी, है ना। जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया को लिखा था। ठीक है, इसकी रचना कभी कभार पूछ देता है। इसकी रचना जो है वो जेल में हुई थी, ये भी याद रखेंगे, जेल में उन्होंने इसको लिखा था। डी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किस उम्र के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है? देखिए, शिक्षा का अधिकार RTE, है ना, मैं बार बार बोलती हूँ कि ये तो आप लोगों को पढ़ ही लेना होगा। RTE 2009, है
है ना। ये आपको 2009 में बना था और लागू हुआ था 2010 में। ये बार बार क्वेश्चन आता है कंफ्यूज कराने के लिए। लागू हुआ था 2010 में, बना था 2009 में। और ये हमारे 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा की बात करता है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या होती है। देखिए ये क्या होता है, मानव शरीर में 23 जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं, है ना। और उनकी संख्या जोड़े हैं तो अलग कर दोगे तो 46 हो जाएंगे, 46 आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हमारे संविधान का कौन सा भाग मुफ्त एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। देखिए ये जो हमारे संविधान का भाग है, अब हमारे नागरिकों का मौलिक अधिकार हो चुका है कि आपको, हमारे जो नागरिक हैं उनका ये मौलिक अधिकार में इसको रखा गया है कि उनको प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है। तो हमारे ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, मौलिक अधिकार में। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 51 में डैश है, ये क्या है ना। 87 नंबर क्वेश्चन जो है कि 51 ए में जो है नागरिकों का देखिए कर्तव्य को समझाया गया है ना। इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं तो फेमस आपको पढ़ लेने होंगे। जैसे 51 है ना, 14 है, 21 है, 21 ए है ना, 21 ए है, या फिर 17 है। ये सब आपको बार बार पूछते रहता है, तो ये सब अनुच्छेद आप ध्यान दोगे कि किसके लिए प्रसिद्ध है ना। तो नागरिकों के कर्तव्य के लिए आपका 51 अनुच्छेद प्रसिद्ध है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रतिष्ठित व्यक्तियों को दिया जाता है। देखिए पुरस्कार तो सभी दिया जाता है, यहाँ पे पद्म भूषण भी प्रतिष्ठित व्यक्तियों को दिया जाता है, भारत रत्न भी, है ना। और ये जो है ये आपके सेना से संबंधित अवार्ड्स हैं, है ना। परमवीर और महावीर चक्र मरने के पहले मरणोपरांत भी दिया जाता है शूरवीरता के लिए, है ना, शूरवीरता के लिए। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार आप भारत रत्न को हम लोग बोलते हैं। किसको बोलते हैं? भारत रत्न को। उसके बाद पद्म विभूषण, फिर तीसरे नंबर पे पद्म भूषण हमारा आ जाता है, फिर पद्मश्री आता है। तो हमारा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न को माना जाता है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व बाल मजदूरी निषिद्ध दिवस कब मनाया जाता है ना। तो ये तो टू द पॉइंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना पड़ेगा कि ये जो मनाया जाता है ये 12 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाता है, 12 जून। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 90, किसने कहा था कि सिद्धांत, है ना, जो हमारे निर्देशक सिद्धांत है ना, निर्देशक जो हमें मार्गदर्शन करते हैं, भविष्य में विधि निर्माण का आधार होना चाहिए। ये कथन जो है आपको हमारे भीमराव अंबेडकर ने कहा था, है ना। बाबा साहेब अम्बेडकर भी इनको बोला जाता है। भीमराव अंबेडकर का ये जो है लाइन है। तो ये भी टू द पॉइंट वन लाइनर क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, सर्व शिक्षा अभियान में डैश के आयु के बच्चों को शामिल किया जाता है। फिर वही क्वेश्चन है आपका कि सर्व शिक्षा अभियान, है ना, जिसमें था कि सब बढ़े सब पढ़ें, है ना, इसका लाइन था, स्लोगन था। तो सर्व शिक्षा अभियान जो है ये भी 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए था, है ना। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए था। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, गांधी जी का चंपारण आंदोलन डैश के लिए था। देखिए चंपारण आंदोलन हमारा 1917 में हुआ था और ये गांधी जी का हमारा भारत में पहला आंदोलन था। याद रखिएगा, चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का भारत में पहला आंदोलन था। ये नील के मजदूरों की समस्या का समाधान के लिए था। अंग्रेज कहते थे कि आप अपने एक ज़मीन के हिस्से में कम से कम 3 हिस्से पर नील की खेती कीजिए, है ना। एक आपका अगर पूरा का ज़मीन का हिस्सा है, उसके 3 हिस्से पे आप
सिर्फ नील की खेती कीजिए। और इसमें मज़दूरों को हानि होती थी, है ना, कि नील जो है उनके ज़मीन को बंजर बना देता था, है ना, फिर उसकी उपज कम हो जाती थी। तो इसकी समस्या जो थी, किसानों ने गांधी जी से इस समस्या का समाधान मांगा और उनसे आग्रह किया कि आप इसके लिए आंदोलन कीजिए। तो गांधी जी का पहला आंदोलन हमारे बिहार से ही संबंधित है, चंपारण जिले से संबंधित है। चंपारण आंदोलन पहला आंदोलन था, है ना। डी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, डैश राज्य के साथ सबसे लंबा समुद्र तट है। देखिए, सबसे लंबा समुद्र तट जो है ये हमारे गुजरात में है ना। गुजरात राज्य का जो है वो सबसे ज़्यादा लंबा समुद्र तट है, याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे राज्य पूछ रहा है, ये भी ध्यान रखेंगे, राज्य पूछ रहा है। रक्त में अधिक मूत्रीय अम्ल, है ना, यूट्रिक एसिड बीमारी का सूचक है। अब देखिए कि यहाँ पे है कि रक्त में अधिक मूत्रीय अम्ल, ये जो है गठिया को भी सूचित करता है ना। लेकिन अधिक यूट्रिक एसिड से हमारे गाउट रोग होता है ना। कौन सी बीमारी? गाउट बीमारी जो है वो होती है। ये क्या करता है कि आपको जो खून होता है ये उसको क्रिस्टलाइज कर देता है, और ये जहाँ जहाँ जमता है वहाँ वहाँ पे दर्द शुरू कर देता है। ठीक है, जमा हो जाता है एक साथ, क्रिस्टल हो जाता है और फिर वहाँ पे दर्द शुरू हो जाता है, क्रैम्प शुरू हो जाते हैं। तो सी ऑप्शन आपका सही है। कोहरा के समय हम लोग डैश के कारण नहीं देख पाते। अच्छा क्वेश्चन है ना, कि कोहरा के समय हमें क्यों नहीं हम लोग देख पाते? तो उस वक्त हमारा जो लाइट का क्या होता है, प्रकीर्णन होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। मतलब कि इधर उधर प्रकाश जो है प्रकीर्णित हो जाता है, हमारी आँखों के सामने ना होकर इधर उधर इतर बितर प्रकीर्णित हो जाता है। इसके कारण हम लोग साफ साफ देख नहीं पाते हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही हो जाता है। परावर्तन, जब आप अच्छे से कोई चीज़ रिफ्लेक्ट होती है तो हमारी आँखों को दिख पाती है, हम उसे देख पाते हैं। अपवर्तन, जैसे कि तारों का टिमटिमाना, है ना, किसी वस्तु को तिरछा देखना, पानी में वो तिरछा दिखता है, ये सब अपवर्तन के कारण होता है। वहीं आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन जिसको बोलते हैं, देखिए ये ऐसा होता है कि मृग मरीचिका टाइप से होता है ना। ऐसा रिफ्लेक्शन होगा जैसे कि कुछ चीज़ नहीं भी है तो लगेगा कि वहाँ पे वो चीज़ है, इस तरीके का रिफ्लेक्शन होता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। तो चलिए 2018 का जीके हमने कवर कर लिया है ना। आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर कमेंट करके बताएंगे, और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लेंगे। पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, अगले पढ़ाई में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखेंगे।